1:14 a.m. in the night, and I'm not feeling sleepy, or I can say that I'm not able to sleep right now. So I should make a video talking myself. खुद से बात करने का मज़ा ही अलग होता है. तो आज मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैं बहुत टाइम से किसी से इंटेलेक्चुअल फिलोसफी पे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग मुझे थोड़े से मिल भी नहीं पा रहे हैं जिनसे मैं उस तरह की बात कर सकूँ. और एक आर्टिस्ट को आर्ट को जगह रखने के लिए आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो मैं FTI के एग्ज़ाम्स भी देता रहता हूँ. सो मैंने 5 बार एग्ज़ाम दिया है, ज़्यादा बार दिया है शायद, लेकिन मैं मतलब काफ़ी बार, तो ज़्यादातर टॉप 100 में, हर बार टॉप 100 में रहता हूँ, और शायद 2 बार टॉप 30s में भी रहा हूँ. उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, वाई डू यू थिंक यू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ एन एक्टर. तो उसका आंसर भी मान सकते हैं आप, जो मेरी थॉट्स अभी होंगी, कि व्हाट इज़ इमोशनल वल्नरेबिलिटी. अगर हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका आंसर आता है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी refers to a willingness and capacity to experience, express and engage with one's emotion, even those that are uncomfortable or painful. It involves acknowledging and addressing emotions healthily, both with oneself and with others, and being open to the possibility of being hurt or rejected. अब दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्टर. मतलब कोशिश है, जारी है, रियल लाइफ में एक्टिंग कर ही रहे हैं. मतलब रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वल्नरेबल है कि लोगों को लगता है कि, शायद ना भी लगता हो, शायद लगता हो कि एक्टर है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, सिचुएशंस हैं. तो यार, व्हाट माय काइंड ऑफ आंसर इज़ कि जब आप एक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हो तो आपके साथ बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड द फर्स्ट थिंग दैट एन एक्टर शुड डू इज़ बीइंग एन इमोशनली वल्नरेबल पर्सन. तो जहाँ ये एक्टर्स के लिए बहुत ही बड़ा सौदा होता है, क्योंकि आपके नुआंसेस आने लगते हैं. आपके चेहरे पे, मन में अगर कोई भी भाव चल रहा है तो आपके चेहरे पे दिखने लगता है, आपके हाव भाव से, आपकी आंखों से पता चलने लगता है, आपकी सांसों से, और आपकी वॉइस का जो ऊपर नीचे होना होता है, जो बीच में एक हल्का सा वो करके जो आता है, उससे पता चलता है. हाथ पैरों के कांपने से, या फिर बहुत तेज़ मूवमेंट से पता चलता है, धड़कन का बढ़ना. तो वहाँ पर ये काम करता है. लेकिन जब आप किसी कॉरपोरेट सोशल लाइफ वगैरह के अंदर जाते हैं, और जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो इसको एज ए टर्म फॉर नर्वसनेस माना जाता है. तो एज एन एक्टर, जिसको एक्टर भी बनना है और वो एक्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसको कॉर्पोरेट सोशल लाइफ में भी जीना है, उसको हैप्पी भी दिखना है, उसको ओवर हैप्पी भी नहीं दिखना है. ये कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक पर्सनल लाइफ को छुपा करके रखना है, और डोंट बी लाइक ए किड, और डोंट बी लाइक एन, अपने मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो. और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को, बहुत ही समझदार लोग जो IIM भैया वगैरह के कुछ पढ़े हुए लोग हैं, जैसे जिनके मतलब मैंने लेक्चर्स लिए, वो बोलते हैं कि लोग इमोशंस में आकर के कुछ रो देते हैं, या फिर झगड़ जाते हैं, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं. तो मेरी राय में जितना मैंने पढ़ा है, या फिर जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से इट्स ए कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट टू माई थाट्स और एन एक्टर्स थाट. क्योंकि इमोशंस आर द थिंग दैट मेक्स अस ए ह्यूमन. अब देखो, बात आती है इमोशंस में रहने के बाद झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो यार वो होंगे, है ना. और वो झगड़े ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाते हैं. कभी भी कोई भी झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. या तो आदमी जो है पर्सनल लाइफ से परेशान है, या फिर उसको कोई तकलीफ़ है, ठीक है, और या फिर वो बंदा जो है कुछ ईगो में ही ईगोस्टिक है, ही और शी हैज़ एन ईगोस्टिक नेचर. और या फिर उसको पहले से उसकी मेंटलिटी में ऐसा हो गया है कि
गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या फिर वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो लोग उसको जो है अकड़ू वगैरह समझ लेते हैं, तो दैट्स नॉट मतलब कि वो ईगोइस्टिक वगैरह नहीं होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ एन इमोशंस को वो अपने प्रदर्शित कर रहा है. सो हियर इज़ द थिंग दैट वी टर्म्ड एज इमोशनल वल्नरेबिलिटी के अंदर होता क्या है कि जो पर्सन होता है ही इज़ रेडी टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस वॉट एवर इट टेक्स. मतलब चाहे उसको नुकसान हो चाहे उसको फ़ायदा हो वो करेगा. और मैंने बहुत ज़्यादा हैप्पी लोगों के अंदर भी ये चीज़ देखी है, और बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनके अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी है. मतलब ऐसे लोग जो हैं बहुत खुश भी होते हैं और बहुत दुखी भी होते हैं. जैसे कि बच्चा है ना, जैसे कि बच्चा जो होता है बहुत इमोशनल वल्नरेबल होता है, तो उसको थोड़ा सा भी कुछ कर दोगे तो वो हंसने कूदने लगता है. उसको आपने चॉकलेट दे दी तो ऐसे खाते हुए ऐसे ऐसे कर रहा होता है, और वो रोता है तो बहुत गला फाड़ फाड़ के रो रहा होता है. तो किड्स आर इमोशनल वल्नरेबल. एंड बड़े बड़े जो एक्टिंग के पायनियर्स हैं, ली स्ट्रासबर्ग, मैजनर्स एक्टिंग क्लब, उन्होंने कहा है कि अपने बच्चे को बनाए रखना चाहिए. एज एन एक्टर यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर किड. कितनी भी एज हो जाए आपकी, इधर यू आर इन टीन एज, इन 20s 25s 30s 50s 60s, अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखना चाहिए. अपने अंदर जो बचपना होता है उसको बनाए रखना चाहिए. यहाँ पर फिर वो दूसरा थॉट प्रोसेस आता है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो महान ज्ञानी लोग हैं उनका एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आता है कि डोंट यूज़ इमोशंस एट योर वर्क प्लेस. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से काम किया जाए. बट आई थिंक इज़ बीइंग एन इमोशनली वल्नरेबल पर्सन, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप उसको बहुत सही तरीके से समझा पाएंगे, ना कि आप जैसे होता है ना कि छुपा छुपा के चल रहा है, एक पॉलिटिक्स तरह का चल रहा है कि यार मैं परेशान हूँ और मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ और वो मुझे काम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे और परेशानी होगी. तो इट इज़ बेटर कि आप अपने अंदर जो चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ के साथ पर्सनली चल रहा है, या फिर किसी भी तरह का हैप्पीनेस है या सैडनेस है या फिर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, अगर आप उसको अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ रखेंगे तो इट इज़ बेटर कि वो आपकी मनोस्थिति को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से काम किया जाएगा. तो आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन जो बहुत ही एक बड़े सज्जन पुरुष, मैं नहीं मानूंगा उनको सज्जन क्योंकि मुझे सज्जन नहीं लगते हैं, लेकिन बाकी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. उन्होंने कहा था कि बीइंग एन इमोशनल पर्सन इज़ क्वाइट बैड, है ना. बट आई थिंक बीइंग एन इमोशनली पर्सन makes you a human. So I think if you have the qualities of an emotionally vulnerable person, you are a better human. आप अपने इमोशंस को तो समझा ही पाएंगे दूसरों को, आप दूसरों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर पाएंगे, है ना. और एज एन एक्टर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप जब अपनी रियल लाइफ के दौरान अब आप जितने भी इमोशंस लिए आपने उनको एक्सप्रेस किया या आपने फील किया, आपने हर एक इमोशन को आने दिया, आपने एक अपने बीच में और अपने इमोशंस के बीच में एक दीवार ना खड़ी करी, तो क्या हुआ, वो इमोशंस आए, उन्होंने आपको पेनिट्रेट किया, आपके अंदर से कुछ भाव भंगिमाएँ निकली, और उससे क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा सा एक व्यू जो है, एक थॉट प्रोसेस जो है वो क्रिएट हुआ. राइट. जैसे मान लो कि अगर आर्टिस्ट को मोटिवेशन के लिए अगर मान लो कोई आर्टिस्ट पोएम नहीं लिख रहा होता तो क्या इतना मोटिवेशन आ पाता, क्या कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता जिनसे मोटिवेशन जागे, तो क्या आज हम इतने जो मोटिवेटेड गाने सुन रहे होते हैं ये इसे सुन पाते, नहीं सुन पाते. सो दीज वर द वर्क ऑफ सम इमोशनली वल्नरेबल पर्सन्स. पेंटिंग्स बनाने का काम, एक्टिंग करने का काम, ऑल दीज आर इमोशनली वल्नरेबल पर्सन्स, है ना. जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत से इंटरव्यूज़ के अंदर जो हैं एक्टर्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बस उनको छेड़ने की देर होती है ना. थोड़ा सा किसी ने आपका पिन पॉइंट पकड़ा और आप उसको मतलब उसके अंदर के इमोशंस निकल गए, तो एक्टर्स आर लाइक दीज. तो ये काम भी बहुत आता है. आपको पता है कि जब आपके अंदर एक पर्टिकुलर इमोशन आता है तो कहाँ से टीचिंग चालू होती है. लाइक
मैं इसको इमोशनल वैलिडिटी को कुछ 8 या 9 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे पता होता है कि जब मेरे अंदर कुछ पर्टिकुलर इमोशन आता है तो मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, एंड इफ़ आई एम इन दैट इमोशन तो मेरी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट भी करती है। सपोज जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि ये नाक वाला, ये जो गुस्से में जो अक्सर हम लोग मूवीज़ में हमने देखा है कि नोस्ट्रिल्स ऐसे ऐसे फ्लेयर करता है एक्टर, है ना, तो वो तो बहुत ईजी होता है। लेकिन बाकी जब चीज़ें होती हैं जैसे कि डर लगना या वगैरह, तो उसके अंदर अगर आप हाथ हिलाएंगे तो ऐसे ऐसे ज़्यादा हिलेगा। लेकिन इफ़ यू फील समथिंग फ्रॉम डीप इन हार्ट, अगर आपको इमोशंस आ गए हैं तो दैट लुक्स मोर नेचुरल, है ना। और इसके लिए एक पूरा पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर पूरा मैनर्स एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग का भी पार्ट आता है कि कैसे आप इमोशनली वनरेबल होकर के आप किस तरीके से अपने पार्ट को दिखाते हैं। जैसे कि मनोज बाजपेयी का एक सीन भी था, मनोज बाजपेयी का एक सीन था अलीगढ़ के अंदर, जिसमें वो एक गाना सुन रहे होते हैं और एकदम से उनको गाने के बीच में कुछ तो ऐसा होता है कि वो कुछ पैर वैर हिलाते हैं या मन से थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। सो ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, आप लोगों को बहुत ऑब्जर्व करना सीख चुके हैं, या फिर एक्टर्स तो वैसे जानते ही हैं, एक्टर्स तो समझते ही हैं, और उनका काम ही होता है लोगों को ऑब्जर्व करना और अपनी ऑब्जर्वेशन से अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना। इधर यू आर इन एन इंटरव्यू और इधर यू आर ऑन स्टेज और वॉट एवर, जहाँ पर भी आप हैं आप जानते हैं कि आपको क्या दिखाना है क्या करना है। तो इट इज़ मतलब बेटर है इमोशनल अवेलेबिलिटी समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। आई थिंक नॉट फॉर एक्टर्स बट फॉर एवरी पर्सन। देखो अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, है ना। जैसे कि क्या है, सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, आपको पता होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर दिस इज़ माई पॉजिटिव साइड और दिस इज़ माई नेगेटिव साइड, तो मुझे किस बिहाफ में रहना है। अगर मैं रो देता हूँ, अंदर गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप दो चीज़ें करोगे, इधर इफ़ यू आर ए मेल, इधर यू मारोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, और इधर आप रो दोगे। अब मेरी नज़र में पहली वाली चीज़ गलत है, किसी की नज़र में दूसरी वाली चीज़ गलत है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, चाहे वो लड़ ले कट ले मर जाए कुछ भी कर ले। मेरी नज़र में ये है कि यार रो लो, है ना, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुमने अपने वर्ड्स को या अपने एक्सप्रेशंस को या अपने थॉट प्रोसेस को एक जुबान दे दी कि यार अंदर से फील हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है मुझे, और समझो इस चीज़ को, है ना। और इधर जस्ट यू आर लाइक कि मैं झगड़ा करूँगा और तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी या फिर ऐसा या वैसा, कभी कभी बोल देते हैं, गुस्से में भी लोग बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ों का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे भी मैंने बहुत बहुत पहले एक बात सुनी थी कि जब जब मर्द को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका मुंह बंद होता है और उसके हाथ पैर चलते हैं और जब औरत को जब गुस्सा आता है तो उसके हाथ पैर चलना बंद होते हैं और उसकी ज़ुबान चलती है ये मतलब मैंने देखा भी है, बहुत बार देखा है, और आई फेल्ट दैट। और यूजुअली ऐसा होता है कि आदमी को जब बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे होते हैं, मतलब और वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है तो लड़ाई झगड़े पे आ जाता है ना, मारपीट पे आ जाता है। तो दैट इज़ द थिंग कि हम उसको वहाँ पर ना लेके जाएं। जैसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, लाइक गॉडफादर 2 के अंदर जब माइकल कॉर्लियोनी, क्या नाम था उनका, जो भी जो एक्टर थे, आई एम मिसिंग हिज नेम, तो उनको बहुत अंदर से गुस्सा भरा पड़ा होता है ना, बहुत टाइम तक गुस्सा भरा पड़ा होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ कहाँ से आई, वो उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आई, इमोशनल वल्नरेबिलिटी सीख करके आई कि जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अब मैंने दिखा दिया, अब मैंने छोड़ दिया हाथ। वहाँ से आती हैं चीज़ें, और फिर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप पकड़ना सीखते हैं धीरे धीरे करके। इफ़ यू हैड लीड ए लाइफ लाइक दिस, और ये सीखना चालू होता है आपका मतलब 10-12 के बाद से, मतलब जब आप 16, 17, 18 के बाद से होता है, स्वीट 16 उसको एज बोला जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, एक नया नया खून होता है, कुछ इमोशंस को सीखने की डिस्कवरी होती है आपकी, तब आप ये चीज़ सीखने की कोशिश करते हो शुरुआत से ही, है ना। तो जैसे भी देखा भी होगा कि न्यू जो कॉलेज में जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे होते हैं उनके थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह तक पहुँचते हैं तो उनका गुस्सा कम होता जाता है, स्कूल तक तो मम्मी पापा के लाडले ही होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग।
तो मैं अपनी भावनाओं को अब विराम देना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि पास में फैमिली भी रहती है और उनके सोने का टाइम हो गया होगा और मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। मैं अपने कलाकार वाले भाव में आ जाऊँगा, तो शायद मैं थोड़ा तेज़ बोल सकूँ, बोल बोल पड़ूँ। तो आई थिंक इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज़ अ गुड थिंग, है ना। ये आपके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपने बता दिया किसी को, वरना फिर दूसरा आपको एज ए मिस्ट्री पर्सन ही समझता रहता है कि यार ये बहुत ही छुपा रुस्तम आदमी है, और इधर वो आपको एज ए थ्रेट महसूस करने लगता है, और उसको पता नहीं कि यू आर अ वेरी स्वीट गाय, है ना। तो वो बताना बहुत ज़रूरी होता है, और ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भी बहुत काम आता है। लाइक अगर कुछ भी होता है मेरी फैमिली में, तो मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता हूँ, मेरे कलीग्स को मैं सब कुछ बताता हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो आई जस्ट ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज एवरीथिंग। इससे क्या होता है, मतलब उन लोगों के साथ जिनसे मैं बताता हूँ उनके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे होते हैं, अगर वो अच्छे दिल के हैं तो। और अगर वो हैं ही, मतलब उनकी सोच ही घटिया है, या दे डोंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे परिवारों से आए हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग, अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, तो फिर उनको समझ में आता है कि यार कैसा बेवकूफ़ आदमी, इसने अपनी बात जो है सामने रख दी, राइट। तो आई थिंक इमोशनल वल्नरेबिलिटी, बीइंग एन इमोशनली वल्नरेबल पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग एन इमोशनली वल्नरेबल पर्सन इज़ अ ग्रेट थिंग, और ये हर स्टूडेंट को समझानी चाहिए, हाँ। अगर ये चीज़ें समझाएंगे हम बच्चों को, या फिर हम खुद समझेंगे, तो हमारे लिए लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। हम लोगों पर एक ट्रस्ट बना पाएंगे, एक अपना पक्ष रख पाएंगे। तो दीज आर वेरी गुड थिंग। आखिर हमको मनुष्य का जीवन दिया है, तो इसलिए तो दिया है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। बीइंग ए सोशेबल पर्सन करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप लड़ झगड़ पड़े, या फिर आप पूरा ही रो दें, गाली गलौज कर दें, लेकिन एटलीस्ट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इज़ ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ माई थॉट। आई एम सॉरी गाइस, नींद नहीं आ रही थी, और आज क्या हुआ कि किसी के ज़िक्र से किसी की याद आ गई, और मैं लगभग भूल ही चुका था, लेकिन फिर से वही जो होता है ना, आज क्यों हिचकियाँ आई दिले निषाद मुझे, शायद किसी भूले ने किया फिर से याद मुझे, वैसा ही कुछ हुआ, और मैं फिर से इमोशनल हो गया बहुत टाइम बाद। और लगभग मैं आई वॉज ऑन द वर्ज टू ब्रेक, मैं शायद रो ही देता। तो गुड थिंग, मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं एज एन एक्टर मैं उसको करूँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं कभी भी किसी भी इमोशन को पकड़ करके ला सकता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर या वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर शायद इसका इशू हो जाए, अगर लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स नहीं है किसी का, मतलब दे आर इमोशनल पर्सन्स, दे रेस्पेक्ट ईच अदर्स इमोशंस, तो वो रेस्पेक्ट देते हैं। और वो नहीं है, अरे यार रो दिया यार ये, और इधर यार ये तो बेवकूफ़ है, या ये तो बहुत इमोशनल बच्चा है, इज़ लाइक ए किड ओनली। तो ये कुछ थिंग्स होती हैं। आई होप मुझे सारे समझदार लोग ही मिलें, और मुझे मिलते नहीं समझदार लोग, ऐसा भी नहीं कि सारे समझदार लोग ही मिलते, सारे या फिर सारे बेवकूफ़ी लोग मिलते हैं। अलग अलग जिस तरह का जिसका पालन पोषण हुआ है, जिस तरह की सोसाइटी में हो रहा है, जिस तरह के उसके दोस्त रहे, जिसके फ्रेंड्स रहे हैं, तो उसी टाइप की चीज़ें होती हैं। एंड और एज एन एक्टर हमको तो बताया जाता है कि विल लीव प्राइवेट मोमेंट्स इन पब्लिक। तो मेरा तो वही है कि मेरा लिए ज़िंदगी में जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा है। हालांकि मैं इतना प्राइवेट जरूर रखता हूँ कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। सो इट्स ओके गाइस, सोने का समय हो गया है, अब सोना चाहिए। थैंक यू सो मच।